अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर हमने इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया था। मार्जिनल रिटर्न्स के साथ रिलेटेड था हमारे पास कि रिटर्न्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं और किस तरीके से हम कहते हैं कि अगर हम जो है ना एक फैक्टर को कांस्टेंट रखें और दूसरे को चेंज करते जाएं तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास क्या नज़र आता है। ये तो हमने कहा था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हमारे पास उसमें इफेक्ट नज़र आते हैं। तो शॉर्ट रन के बारे में जो हमने पढ़ा तो हमने कहा कि शॉर्ट रन में हमारे पास इफेक्ट्स क्या होते हैं कि उसमें एक फैक्टर हमने लेबर को जो है ना वेरिएबल रखा था और कैपिटल को फिक्स रखा था। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट नजर आता था कि जब भी हम क्या करते थे कि एक लेबर को इंक्रीज करते थे तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि काम में एफिशिएंसी आना शुरू हो गई थी। लेकिन वो एक टाइम फ्रेम तक था कि जहाँ पे हमें वो चीज़ बेनिफिट दे रहा था, लेकिन फिर उसके बाद एक टाइम हमारे पास आया कि हमारा टोटल जो हमारे पास आउटपुट था वो तो बेहतर हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमारे जहाँ पे बेनिफिट था वो जो है ना जो उसकी मार्जिन हमारे पास आ रहा था, यूटिलिटी आ रही थी, वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जो है ना ग्राफ वगैरह देखे थे और डिस्कशन की थी। आज हम देखेंगे कि लॉन्ग रन में इस प्रोडक्शन फंक्शन का क्या इफेक्ट नजर आता है, किस तरीके से लॉन्ग रन में ये चीज़ जो है ना वर्कआउट करती है और हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहली बात कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन when firm is capable to alter all its input factors including those which are fixed in our previous discussion is referred to as a short run production function. Resultantly, long run allows the firms to extend its production capacity by altering its all input factors. That means the quantity produced is attributed with both लेबर एंड कैपिटल। ठीक है कि हमने कहा कहा कि जब हम लॉन्ग रन की तरफ आते हैं तो लॉन्ग रन हमें क्या करता है, कहता है कि अलाउ करता है फर्म को कि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करे, अपने तमाम फैक्टर्स को चेंज करे। क्योंकि शॉर्ट रन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास कैपेसिटी फुल हो जाती है तो उससे फिर हमें जो है ना वो फायदा नहीं मिल रहा था, बल्कि वो हमें जो है ना क्या कर रहा है, इफेक्ट करना शुरू कर देता है। जबकि लॉन्ग रन में क्या हुआ कि हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ खुद को एडजस्ट करते जाते हैं और अपने फंक्शंस और उन चीज़ों को जो है ना एक्सटेंड करते जाते हैं। इसलिए कहता है कि दैट मीन्स द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज एट्रीब्यूटेड विथ बोथ लेबर एंड कैपिटल। कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्शन फंक्शन विल बिकम, प्रोडक्शन फंक्शन देखें तो हमारे पास क्या है कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। सो कहता है कि रिटर्न्स टू स्केल हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। तो हम जो है ना कहता है कि रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएशन इन ओनली वन इनपुट फैक्टर इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है कि जब हमारे पास जो है ना आउटपुट और जो हमारे पास वेरिएशन आ रही है एक फैक्टर के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है कि हम क्या करते थे कि एक फैक्टर का कभी कांस्टेंट जो है ना हमने लिया हुआ था कैपिटल को, हमने लेबर को चेंज कर रहे थे। तो इसको सिंपली कहता है कि हमारे पास जो है ना ये रिलेशनशिप हमारे पास आउटपुट के दरमियान कि कितना हमारे पास यूनिट प्रोड्यूस होंगे और फिर एक में जो है ना हमारे पास इनपुट फैक्टर में जो है ना वेरिएशन आ रही है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, इसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर कहते हैं। The relation between output and variation in all outputs together is termed as returns to scale, as all of the input factors are variable here। और जब हमने क्या कर दिया कि तमाम फैक्टर्स को वेरिएबल ले लिया, हमने कैपिटल को भी वेरिएबल ले लिया, हमने लेबर को भी वेरिएबल ले लिया, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको हॉस्टल की एग्जांपल दी थी, तो लॉन्ग रन में जब आपके पास जो है ना लोग ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, इसको प्रॉफिटेबल समझोगी कि यार 5 बंदे आ रहे हैं या 6 बंदे और आ गए हैं तो मैं इनको भी ये जो है ना एक अलग हॉस्टल का इंतजाम कर लूँ तो ज्यादा बेहतर है। शॉर्ट रन में आपके लिए वो चीज़ इतनी फायदेमंद नहीं थी कि आप जो है ना एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की तरफ जाते, क्योंकि वो आपके लिए कॉस्ट इंक्रीज करेगा। लेकिन लॉन्ग रन में जैसे जैसे ये जो है ना आपका हॉस्टल फिल होता जाता है, दूसरा भी आपके लिए जो है ना फिर रीजनेबल बनता जाता है और आप उसको एक्सटेंड करने की तरफ सोचते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं। इसलिए कहता है कि जब हम तमाम तमाम जो है ना फैक्टर्स को, जो हमारे पास हमारे इनपुट्स हैं, उनको जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास बाकी तमाम फैक्टर्स जो है ना जब वो वेरी करना शुरू कर दें, वेरिएबल होना शुरू हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल। सो कहते हैं कि लाइक इन अ शॉर्ट रन, इन लॉन्ग रन आल्सो फर्म एक्सपीरियंस विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है कि जिस तरीके से हम शॉर्ट रन में बात करते थे, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास अप एंड डाउन उसमें चलते थे, सेम हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस जो है ना 3 स्टेजेस से हमारे लॉन्ग रन की प्रोडक्शन भी चलती है। सपोज वी आर रनिंग अवर प्रोडक्शन यूनिट इन अ बिल्डिंग। Gradually, we feel that the existing space is not sufficient to produce more goods. Eventually, we get one more building of the same size as the previous with the same number of workers.
As that new building capacity is likely to be operating like the first one, then the production will be double now. In other words, as we double the resources, the total product doubles. This scenario is known as constant returns to scale. ठीक है? However, as we have doubled our resources, it is getting difficult and expensive to manage the extensive business. ठीक है कि हमारे पास क्या हुआ, कहते हैं कि जैसे मैंने आपको हॉस्टल की एग्जांपल दी थी, सेम एज इट इज उन्होंने एग्जांपल दिया, कहते हैं कि अगर हम देखें तो अगर एक बिजनेस है वो क्या कर रहा है कि एक प्रोडक्शन यूनिट रन करे एक बिल्डिंग के अंदर, और उसको अब जरूरत पड़ गई कि यार अब हमारे लिए ये जगह सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और जो है ना बिल्डिंग लेनी चाहिए जहाँ पे हम जो है ना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके और उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो उसने एक और बिल्डिंग ली, सेम कैपेसिटी के साथ उसने जो है ना ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, 50 यूनिट बना रहा था, 50 यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया, तो डबल हमारे पास जो है ना सिस्टम चलना शुरू हो गया। ठीक है, जितने जो है ना यहाँ पे लेबर काम कर रहे थे वही लेबर जो है ना वहां पे भी उतने नंबर से काम करने शुरू हो गए, और हमारे प्रोडक्शन उसी कैपेसिटी के साथ चलना शुरू हो गई। तो इसलिए हमने कहा कि जैसे हम जो है ना हमारे पास कि देन द प्रोडक्शन विल बी डबल, नाउ प्रोडक्शन हमारे पास डबल हो गई। ठीक है, सो कहता है कि इन अदर वर्ड्स एज वी डबल द रिसोर्सेज द टोटल प्रोडक्ट डबल। जैसे देखो रिसोर्स हमने डबल कर लिए ना, ठीक है, हमने जो है ना एक और बिल्डिंग भी ले ली है, ठीक है, और लेबर्स भी उसी हिसाब से हमने डबल कर दिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट भी जो है ना वो डबल होना शुरू हो गया। और इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कि जब हमारे पास क्या होगा, हमारे जो है ना रिसोर्सेज डबल हो जाएंगे और उसी के बेसिस पे हमारा टोटल प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे, क्योंकि कांस्टेंट हो रहा है, एक जैसे इफेक्ट नजर आ रहे हैं। सो इसलिए कहता है कि जैसे हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया अपने रिसोर्सेज को, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू मैनेज द एक्सटेंसिव बिजनेस, कि अब हमारे लिए मुश्किल हो गया है उन दोनों बिजनेसेस को चलाना है। लेट्स से अगर एक बंदे का अपनी सिंगल दुकान थी, सोल प्रोप्राइटर था, ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, वो जो है ना दूसरी ब्रांच खोल ली है, तो अब वो दोनों ब्रांचेस को कैसे चलाएगा? ठीक है, एक कभी एक दुकान में बैठेगा, कभी दूसरे में बैठेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली अब क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस एक्सटेंड करना पड़ेंगे, और जैसे ही जो है ना वो एक्सटेंड करेगा तो फिर उसकी कॉस्ट वेरी करना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स आर इंक्रीजिंग एंड मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज इट। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है ना शुरू हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, क्योंकि आपके जो है ना मजीद लोग आपको चाहिए कि उस ऑफिस को भी ऑपरेट करें। ठीक है, इसलिए कहता है द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनली विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज लेसर देन रेट ऑफ चेंज इन इनपुट। ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ कि कॉस्ट आपकी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होना शुरू होगी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, और कहता है कि जैसे हमारे पास रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट है वो कम है, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, इनपुट ज्यादा हो गया, हमने वर्कर ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, हमने जो है ना उसके एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने की कोशिश की, लेकिन वो सेम हमारे पास कांस्टेंट चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने कैपेसिटी और इस चीज को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे आउटपुट के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो गया, और इसको हम बेसिकली कहते हैं, दिस इज नोन एज अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, कि हमारे पास जो है ना जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल था वो रिड्यूस होना शुरू हो गया। डिमिनिशिंग हमने क्या कहा कि रिटर्न्स टू स्केल हमारा क्या है कि हमारे ऑल फैक्टर्स जो है ना वो क्या, उनके वेरिएबल थे, ठीक है, तो उनमें फर्क आना शुरू हो गया, हमारे उन वेरिएबल्स के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। कहता है कि ये बहुत रेयरली इस किस्म की सिचुएशन होती है जब आपके पास रिटर्न्स जो है ना वो डिमिनिश होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फुल कैपेसिटी तक ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। सो कहते हैं कि मोस्ट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट विद एक्सपेंशन इन द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग all input resources, we have more financial resources and we can afford qualified and trained staff equipped with latest administrative and technological advancement। ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे हमने एक्सपेंड कर दिया बिजनेस को, ठीक है, हमने अपने इनपुट रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए, अब हमें मजीद फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, मजीद क्वालिफाइड और ट्रेन लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि वो जो है ना हमारे इस बिजनेस को मजीद बेहतर तरीके से चला सके। एग्जिस्टिंग तो चला रहे थे हमारे उसको, लेकिन जब हमने एक्सपेंशन कर लिया, हम एक नए बिल्डिंग वगैरह के लिए बना लिया, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, मजीद उससे भी बेहतर जो है ना स्टाफ हायर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। सो कहते हैं कि by utilizing such resources, the rate of change in output usually remains greater than the input resources। कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब हम इस किस्म की रिसोर्सेज यूज करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, नए स्टाफ लेकर आओगे, न्यू क्वालिफाइड स्किल्स आपके पास आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आउटपुट हमेशा आपका ज्यादा होगा आपके इनपुट रिसोर्सेज से। और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, कि आपके जो है ना जो इंक्रीजिंग आ रहा है रिटर्न टू स्केल में, वो होना शुरू हो गया है। पहला डिमिनिशिंग था, डिमिनिशिंग में हमने क्या कहा कि जब आपके पास रेट ऑफ आउटपुट कम होगा और इनपुट ज्यादा होगा,
तो पहले हमने इनपुट ज्यादा किया ना, हमने जो है ना बिल्डिंग भी ले ली, नए लोग भी ले लिए, सब कुछ कर लिया, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे पास आउटपुट वैसे ही डबल हो गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन हमारे पास क्या हुई कि हमने जो है ना क्वालिफाइड लोग, टेक्नोलॉजी और वो सब कुछ जो है ना सारे फैक्टर्स को चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से हमारे जो है ना आउटपुट बढ़ना शुरू हो गया, और हमारे कम इनपुट ही हमारे लिए इनफ होना शुरू हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसी को यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है आपको एक टेबल के जरिए से। कहता है कि अगर हम देखिए यूनिट्स है हमारे पास, स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन है, टोटल रिटर्न है और मार्जिनल रिटर्न है। कहता है कि एक लेबर क्या करे, 2 एकड़ लैंड को जो है ना वो जो है ना प्रोडक्शन उसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, टोटल रिटर्न वाज हमें 4 आ रहा है, मार्जिनल भी हमारे पास 4 आ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स चल रहे हैं। 2 लेबर आए, 4 एकड़ को कर रहा है, 10 हमारे पास टोटल रिटर्न हो गया, हमारे पास जो है ना मार्जिनल 6 हो गया। 3 लेबर आए, हमारे पास जो है ना मजीद बढ़ गया, 18 हो गया हमारे पास टोटल रिटर्न। ठीक है, और हमारे पास जो मार्जिनल रिटर्न है वो भी 8 तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास 4 आगे, वो 8 एकड़ जमीन को जो है ना कवर करने शुरू हो गए, 28 हमारे रिटर्न हो गए। हमारे जो है ना मार्जिनल रिटर्न को देखो तो हमारे पास जो है ना वो कांस्टेंट होने शुरू हो गए। ठीक है, अब वो इससे बढ़ नहीं रहा है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा मार्जिनल रिटर्न के ऊपर, क्योंकि वो जो है ना हमारे पास अपने मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा हुआ है। पांचवा लेबर आ गया, आपकी जो है ना क्या हो गया, प्रोडक्शन टोटल रिटर्न्स तो इंक्रीज हो गए, लेकिन मार्जिनल रिटर्न एक एक्स्ट्रा बंदे के ऐड करने से कोई इतना खास फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ा। छठा लेबर ऐड किया, 12 एकड़ जमीन की तरफ गए, 48 आपको रिटर्न मिल गया, लेकिन स्टिल मार्जिनल रिटर्न में आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, आपकी जो है ना मजीद एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना सिर्फ इसी को नहीं देख रहे कि आपकी ये वर्कर जो है ना काम करेंगे, इन तमाम को जितनी ज्यादा जमीन बढ़ती जाएगी उनको ट्रैक्टर्स और इन तमाम फैसिलिटीज से भी हमने क्या करना होगा, इनको ये चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। और फिर कहता है कि जब 7 लेबर आए, 14 एकड़ लैंड की तरफ गए, तो फिर 56 टोटल रिटर्न हुआ, और हमारे पास डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी लैंड ज्यादा होगी, रिसोर्सेज मजीद बढ़ना शुरू हो गया, और हमारी वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है। 8 लेबर को जब लेकर आए तो हमारे पास 62 टोटल रिटर्न, लेकिन मार्जिनल रिटर्न हमारे डिक्रीज होना शुरू हो गए, जैसे हमारे पास वहां पे प्रीवियस उसमें चलते थे। ठीक है, तो इसी को अगर हम ग्राफ में देखें तो हमारे पास किस तरीके से स्टेजेस चलते हैं। तो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट को हमने वाई एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे हमने स्केल को लिया। ठीक है, तो हमारे पास देखें तो हमारे पास जो है ना फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और फिर पहली चीज हमारे पास कहता है कि रिटर्न्स को देखो, आर हमारे पास क्या हो रहा है। हमने पहले स्टेज में जब देखा, हमारे पास जो है ना रिटर्न इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गया। हमने एक लेबर को यूज किया, यहाँ पे थे। ठीक है, दूसरे को यूज किया, 4 जो है ना 6 पे आ गए, 3 को यूज किया, 8 पे आ गए, फिर जो है ना 4 पे हम जो है ना 8 पे आ गए। ठीक है, फिर हमारे पास सेम चलता रहा, 5 पे भी वही ट्रेंड, 6 पे भी वही ट्रेंड, 7 पे भी हमारे पास जो है ना कम हो गया, फिर 8 पे मजीद कम हो गया, 9 पे मजीद कम होना शुरू हो गया। तो पहले स्टेज में हमने क्या कहा कि इंक्रीजिंग ट्रेंड, ठीक है चलेगा, फिर सेकंड में हमारे पास जो है ना कांस्टेंट, और थर्ड में हमारे पास वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास मार्जिनल रिटर्न्स जो है ना वो हमारे रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। एक्स्ट्रा बंदे को ऐड करने से हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा, बल्कि उसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जितने भी ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स और उसका हमने जिक्र किया, तो वहां पे हम जो है ना क्या करते हैं कि इन चीज़ों को बड़ा सेंसिटिवली एनालाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ जो है ना यूजफुल नहीं है कि वो कहते हैं कि मेरे पास सेल्स टीम जो है ना मैं हायर कर लूँ, और जो है ना अपने मेडिकल रैप्स वगैरह जैसे होते हैं कि मैं जो है ना 50 मेडिकल रैप्स को हायर कर लूंगा तो मेरी सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। इस चीज़ की कोई एश्योरिटी नहीं है। अगर क्या हुआ कि अगर आप जो है ना 50 बंदों को जो है ना हायर कर देते हो, तो उन 50 बंदों को आपने बाइक्स भी प्रोवाइड करनी होगी, और उन बाइक्स का पेट्रोल का खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी कॉस्ट आपकी जो है ना वो रिटर्न्स जो आपको मिल रहे थे मार्जिनल, वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इन चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश करती है कि हमने अपने रिटर्न्स को किस तरीके से मेंटेन करना है, और हम उसको किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।